सो हेलो एंड वेलकम टू करेंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशियान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आशियान क्या है, आशियान में कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं, आशियान का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंडिया के लिए आशियान क्यों इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बट शुरू करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द आशियान। आपके ऑप्शंस हैं ए लाओस, बी फिलीपींस, सी कंबोडिया या फिर डी मॉरिशियस। और आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो अहेड एंड फॉलो मी नाउ। सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ आशियान। आशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज आशियान। आशियान क्या है? आशियान एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी जब टेंशन बढ़ रही थी अमंग दी एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में। तब आशियान को फॉर्म किया गया था और इसीलिए जो आशियान का मोटो है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आशियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? दैट इज हेडक्वार्टर। यह है जकार्ता में जो कि है इंडोनेशिया में। अब हम बात करते हैं आशियान की हिस्ट्री के बारे में। आशियान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। देखिए, आशियान का फॉर्मेशन 5 कंट्रीज ने मिलकर किया है और इसीलिए इन 5 कंट्रीज को फाउंडिंग फादर ऑफ आशियान भी कहा जाता है। ये 5 कंट्रीज हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड द फिलीपींस। इन पांचों कंट्री ने थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन 8 ऑफ अगस्त 1967 को आशियान को स्टैब्लिश किया इन बैंकॉक थाईलैंड में। बहुत से टेक्स्ट्स में भी और बहुत सी वेबसाइट्स में भी बैंकॉक डिक्लेरेशन के बदले आशियन डिक्लेरेशन भी लिखा हुआ है। सो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है इस रिस्पेक्ट पे। अब हम बात करते हैं आशियान मेंबर्स के बारे में। आशियान में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? देखिए, इनिशियली आशियान में टोटल 5 कंट्रीज थी जिन्हें फाउंडिंग फादर्स भी कहा जाता है, लेकिन उसके बाद 5 कंट्रीज और ऐड हो गई, तो इसलिए टोटल 10 मेंबर्स हैं आशियन कंट्रीज में, जिनमें पहला है थाईलैंड, सेकेंड फिलीपींस, थर्ड मलेशिया, फोर्थ सिंगापुर, फिफ्थ इंडोनेशिया, सिक्स्थ इज ब्रूनेई, सेवेंथ इज वियतनाम, एट लाओस, नाइन म्यांमार और 10th कंबोडिया। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वर मेंबर स्टेटस के बारे में। आशियान में टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज ऑब्जर्वर स्टेटस में हैं? पहला कंट्री है पपुआ न्यू गिनिया और दूसरी कंट्री है तेमोर लेस्टी, इसे ईस्ट तेमोर भी बोलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आशियान कंट्रीज का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। थर्ड, to encourage active collaboration and mutual assistance in various fields like technology. Fourth, to maintain close and positive relation with the existing other global organizations. For example, जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, एससीओ हो गया, इन सब के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना, पॉजिटिव रिलेशन बना के रखना, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आशियान। आशियान मेंबर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, दैट इज बेसिक सिद्धांत क्या हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ अमेठी एंड कॉपरेशन, दैट इज टीएसी इन साउथ ईस्ट एशिया, जिसको साइन किया गया था फर्स्ट आशियान समिट में ऑन 24 ऑफ फरवरी 1976 को। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये भी डिक्लेयर किए गए। जिसमें पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, सॉवरिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल द नेशंस। दूसरा है राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, subversion or coercion. Third is non-interference policy, that is non-interference in the internal affairs of one another. Fourth is settlement of differences or dispute by peaceful manner. Fifth is renunciation of the threat or use of force. और the last one is effective cooperation among themselves. अब हम बात करते हैं आशियान लेड फोरम्स के बारे में। देखिए, आशियान के 3 फोरम्स हैं। पहला है आशियान रीजनल फोरम,
दूसरा है ASEAN+3 और तीसरा है ईस्ट एशिया समिट। एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। तो हमारा पहला है आसियान लेड फोरम, जिसे लॉन्च किया गया था 1993 में, और इस फोरम में टोटल 27 मेंबर्स हैं, इसलिए इसको मल्टीलैटरल फोरम भी कहा जाता है, जिसका मेन एम है टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इश्यूज, टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल कॉन्फिडेंस बढ़े एंड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। नाउ ये जो आसियान रीजनल फोरम है, इसमें टोटल 27 मेंबर कंट्रीज हैं। ये इसकी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। मैं एक बार बोल के ही बता देता हूँ। जैसे पहला ऑस्ट्रेलिया, देन बांग्लादेश, थर्ड ब्रूनेई, देन कंबोडिया, देन कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, डेमोक्रेटिक पीपल्स, देन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पेपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, रशियन फेडरेशन, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्टे, यूएस एंड वियतनाम। अब हम सेकेंड आसियान लेड फोरम की बात करते हैं, जिसका नाम है ASEAN+3। इसे लॉन्च किया गया था 1997 में। ये एक तरह का कंसल्टेटिव ग्रुप है जो ब्रिंग्स टुगेदर आसियान के 10 मेंबर्स प्लस चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। और थर्ड आसियान लेड फोरम है, दैट इज ईस्ट एशिया समिट, दैट इज EAS। इसका फर्स्ट समिट हुआ था 2005 में। इस समिट में बताया गया था टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन्स, और जिसको अटेंड किया गया था बहुत से गवर्नमेंट्स के द्वारा, इंक्लूडिंग आसियान एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आसियान। आसियान का इम्पोर्टेंस क्या है पूरे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में? देखिए, आसियान मेंबर्स की जो कंबाइंड पॉपुलेशन है वो है थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और इसीलिए आसियान थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड, लार्जर देन यूरोपियन यूनियंस एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, और इसीलिए सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया की। आसियान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट इज FTA भी साइन किया हुआ है विद चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आसियान फोर्थ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ग्लोबली, एंड द लास्ट आसियान थर्ड लार्जेस्ट FDI रिसिपेंट है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया। इंडिया के लिए आसियान क्यों इम्पोर्टेंट है? इंडिया का हमेशा रिलेशनशिप आसियान के साथ हमेशा अपग्रेड हुआ है, हमेशा इम्प्रूव हुआ है, और इसीलिए आसियान हमारी फॉरेन पॉलिसी का बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है। इंडिया का रिलेशनशिप आसियान के साथ स्टैब्लिश हुआ थ्रू लुक ईस्ट पॉलिसी इन अर्ली 1990s, जिसके बाद इंडिया बन गया एक सेक्टोरल पार्टनर ऑफ आसियान इन 1992 में, और फिर एक डायलॉग पार्टनर इन 1996 में, और एक समिट लेवल पार्टनर इन 2002 में, और फिर यही पार्टनरशिप अपग्रेड हो गई टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 20th एनिवर्सरी कमेमोरेटिव समिट एट न्यू दिल्ली इन 2012। और इंडिया आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया मोमेंटम तब मिलता है विद द अनाउंसमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन द 12th समिट इन 2014। तो आप देख रहे हैं 1990 से लेके टिल 2014 और अभी 2020 तक आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन अपग्रेड होता रहा है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि आसियान इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आसियान इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद द आसियान बाय स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, एक्सचेंज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस एक्सेट्रा। और आसियान का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इन दी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी हो गया, सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है और ये हमेशा अपग्रेड हुआ है। आसियान इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए भी है टू काउंटर चाइना। आसियान इंडिया के लिए मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन के बाद, और इंडिया और आसियान कंट्रीज मिलकर काम कर रहे हैं टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स
टेक इन्वेक्शन एक्सेट्रा। नाउ अब हम बात करते हैं चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ आसियान। जो पहला चैलेंज है वो है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर आसियान कंट्रीज। जैसे कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा अमीर हैं लाइक सिंगापुर, और कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा पुअर हैं। और सेकेंड है आसियान के सामने इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंज दोनों दोनों हैं। इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इलीगल माइग्रेशन, एथनिक क्राइसिस बहुत है वहाँ पे। मेकोंग रिवर के ऊपर ही बहुत सारा इशू है जो बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में रहा हुआ है। और आउटसाइड द रीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो चैलेंज है वो है साउथ चाइना सी को लेकर। एक तरह का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ। अब आसियान ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का अपना अपना एक इंटरेस्ट है, इनकी अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज है, इनका अपना एक ट्रेडिशंस है, अपना कल्चर है, और इसीलिए हर एक एक कंट्रीज एक डिफरेंट और एक अपना यूनिक सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करती है। आसियान ग्रुप में और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइक करप्शन, डेमोग्राफिक चेंजेस में भी बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, अनइवन सोशल डेवलपमेंट है, डिस्पैरिटी है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाई एंड लो, एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में भी बहुत पुअर है कंडीशन में है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, और अदर इश्यूज लाइक पॉलिटिक्स एंड दी राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, दैट इज अधिकारवादी, मतलब नॉट अलाउइंग पीपल द फ्रीडम टू डिसाइड थिंग्स फॉर देमसेल्फ। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड, मतलब अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, आसियान कंट्रीज को अब ज़रूरत है कि वो अपना कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं। किसके साथ? रीजनल और ग्लोबल पावर्स के साथ, स्पेशली लाइक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इससे क्या होगा? वो अपने गोल्स और विजन को जल्दी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी को और प्रमोट करना होगा और वर्क करना होगा टू रिड्यूसिंग करप्शन। देन द फोर्थ पॉइंट इज प्रमोट करना होगा गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन और एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज। एंड द लास्ट वन इज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट आसियान को वर्क करना होगा टू एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। आई होप हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको लेक्चर कैसे लगा। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू।